Hello students, welcome in our sociology classes. In this lecture, we will discuss on social stratifications, basis of social stratification PAR. In this lecture, we will discuss on the meaning and definition of PAR, features or characteristics of PAR, elite theories of PAR, changing phenomena of PAR and dominant caste and its features. Then let's start meaning concept of PAR. शक्ति क्या है? देखिए, जब हम सामाजिक सत्रीकरण की बात करते हैं तो सामाजिक सत्रीकरण का तात्पर्य है समाज को दो अलग अलग भागों में बांटना, उच्चता और निम्नता के आधार पर, जिसमें एक वर्ग उच्च वर्ग कहलाता है और दूसरा वर्ग निम्न वर्ग कहलाता है। उच्च वर्ग को अधिक सुख सुविधाएं और प्राप्त होती है, वो सुविधाओं से लैस होता है, जबकि निम्न वर्ग है उनके पास सुविधाओं का अभाव होता है। उच्च वर्ग निम्न वर्ग के ऊपर शासन करता है। इसके विभिन्न आधार है। ये धन संपदा के आधार पर सामाजिक सत्रीकरण हो सकता है, सामाजिक सत्रीकरण लिंग के आधार पर हो सकता है, सामाजिक सत्रीकरण जाति के आधार पर हो सकता है, सामाजिक सत्रीकरण शक्ति के आधार पर हो सकता है। इन विभिन्न आधारों में शक्ति है वो सामाजिक सत्रीकरण का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, महत्वपूर्ण आधार है। तो हम शक्ति के मीनिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। शक्ति सामाजिक सत्रीकरण के अनेकों आधार है, जैसे लिंग के आधार पर दो वर्ग बने, कौन से? मेल और फीमेल। जाति के आधार पर उच्च जाति और निम्न जाति। शक्ति के आधार पर शक्तिशाली वर्ग और शक्तिहीन वर्ग। धन संपदा के आधार पर अमीर और गरीब वर्ग। तो इसी आधार पर कार्ल मार्क्स ने भी जो सामाजिक सत्रीकरण बताया था उसके उन्होंने दो वर्ग बताए थे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो अलग अलग आधार है सामाजिक सत्रीकरण के। सत्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार शक्ति है। शक्ति के आधार पर सामाजिक सत्रीकरण विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है, क्योंकि विश्व के सभी समाजों में शक्तिशाली और कमज़ोर वर्ग जरूर होते हैं। एक वर्ग ऐसा होता है जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से शक्तिशाली होता है, संपन्न होता है, जिसका दूसरे वर्ग पर प्रभाव होता है। तो शक्ति के आधार पर सामाजिक सत्रीकरण है वो विश्व के सभी समाजों में पाया जाता है। शक्ति के आधार पर समाज को दो भागों में विभाजित किया गया है, शासक वर्ग और शासित वर्ग। शासक वर्ग अल्पसंख्यक होते हैं, शासक वर्गों की संख्या कम होती है। जैसे मान लीजिए नेता है, नेताओं की संख्या बहुत कम है, और आम पब्लिक है उनकी संख्या कितनी है? धनी जो लोग हैं उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, जबकि निर्धनों की संख्या कितनी? बहुत ज़्यादा है। जबकि शासित वर्ग जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है या शोषित वर्ग है वो बहुसंख्यक होते हुए भी शक्तिहीन वर्ग होता है। अब इसको और अधिक स्पष्टीकरण के लिए हमें इसके मीनिंग को जानना पड़ेगा। तो शक्ति की अवधारणा को हम यहाँ पर देखते हैं। शक्ति का शाब्दिक अर्थ उस क्षमता से है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित अथवा प्रभावित करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति से जो मर्जी काम करवाना चाहता है वो यदि करवा सकता है, और यदि मना करे तो भी दबाव देकर उससे काम करवा सकता है, तो इसका मतलब उसके पास शक्ति है। शक्ति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु उसका तत्कालीन उद्देश्य हमेशा शक्ति होता है। भी उसके पास शक्ति है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जैसे अध्यापक है वो बच्चों को असाइनमेंट देते हैं या कोई अन्य काम करने के लिए देते हैं, और बच्चे यदि मना भी करें तो भी अध्यापक उनके दबाव देकर काम करवा सकता है उनसे। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको उसमें हानि उठानी पड़ सकती है, उनका मार्क्स कम आ सकते हैं। मानव से जुड़े हुए संबंधों के परिचालन में शक्ति से सामान्यतः उस योग्यता का बोध होता है। इसका मतलब शक्ति एक ऐसी योग्यता है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर अपनी इच्छा को थोपता है। एक व्यक्ति है, उसकी अपनी इच्छा है, अपनी रुचियां हैं। यदि वो शक्तिशाली है तो अपनी इच्छा और रुचियों को दूसरे के ऊपर थोपेगा। जैसे यदि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने परिवार का, तो परिवार में अपने पेरेंट्स है, उनके पास शक्ति है, इसीलिए पेरेंट्स अपनी इच्छाओं या फिर अपनी रुचियों को हमारे ऊपर थोप सकते हैं और हम उनका विरोध भी नहीं कर सकते। जैसे हमें किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, मतलब अपने जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने का कार्य अपने फैमिली मेम्बर या फिर पेरेंट्स कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे मुकाबले में वो शक्ति संपन्न है। परंतु जब इसी दृष्टिकोण को हम राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पर विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो ये बात और स्पष्ट हो जाती है। जैसे एक धार्मिक नेता है, उसका प्रभाव है, तो उसके अनुयायी है, वो जो बातें कहेगा वो अनुयायी उसकी बात को मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि उसके पास शक्ति है और उस शक्ति से वो अपनी इच्छा है वो दूसरों पर थोप रहा है, तथा इस थोपे जाने के विरोध की स्थिति में प्रभावी
दंड की व्यवस्था भी करता है। यदि उस जो स्थिति थोपी गई है, उस थोपी गई स्थिति को उल्लंघन करने की यदि कोशिश करता है तो उसके लिए उसको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कोविड-19 है, मान लीजिए हम मास्क पहनना नहीं चाहते अपनी सुरक्षा के लिए, और देश को इस महामारी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाए भी मास्क पहनना अनिवार्य है, परंतु यदि हम इसका उल्लंघन करते, इसका मतलब सरकार के पास शक्ति है, ये हम न चाहें तो भी उन्होंने हमारे ऊपर ये थोपा है। क्यों थोपा है? हमारी सुरक्षा के लिए। और यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हमें जुर्माना भरना पड़ेगा, हमें दंड मिलेगा। कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय माना है, क्योंकि शक्ति है ये पहले राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु था, परंतु अब यह राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ समाजशास्त्र का भी केंद्र बिंदु बन गया है। तो वहीं समाजशास्त्र में भी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक सत्रीकरण के विषय का केंद्रीय बिंदु शक्ति ही है। शक्ति को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीकों से परिभाषित किया है। तो वहीं मैक्स वेबर क्या कहते हैं? शक्ति वह संभावना है जिसमें एक व्यक्ति ऐसे सामाजिक संबंध में होता है कि वह प्रतिरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को मनवा सके, चाहे इस संभावना का आधार कुछ भी हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? शक्तिशाली व्यक्ति है वो इस हालात में होता है कि वो चाहे तो अपनी बात दूसरों, सामाजिक संबंध में होता है। सामाजिक संबंध में होने का मतलब क्या हो? जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया था, भी अपने पिता हैं, तो पिता अपनी कोई बात हमसे मनवाना चाहते हैं, तो यदि हम उसका प्रतिरोध करें तो भी वो अपनी इच्छा को मनवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति है, चाहे इसमें संभावना का आधार कुछ भी हो। मैकाइवर क्या कहते हैं? शक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता है। जैसे कॉलेज या महाविद्यालय का प्रिंसिपल है तो पूरी संस्था को नियंत्रित करने की उसके पास शक्ति है। इसी तरह से हरियाणा का सीएम है, उसके पास पूरी शक्ति है पूरे हरियाणा को नियंत्रित करने की। एसपी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नियंत्रित करने की उसके पास शक्ति है। डीसी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को नियंत्रित करने की उसके पास शक्ति है। इसका मतलब मैकाइवर क्या कहते हैं? शक्ति से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता से है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, पहले यूनिवर्सिटी ने कहा था कि एग्ज़ाम हम लेंगे, लेकिन बाद में मना कर दिया और उसके पश्चात फिर एग्ज़ाम लेने शुरू किए गए। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी इच्छा है, वो इच्छा को या दूसरे लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकती है, करने की क्षमता है। यदि स्टूडेंट चाहें कि हमने पहले तो हम तैयार ही नहीं थे एग्ज़ाम के लिए, बाद में हमें एग्ज़ाम के लिए कह दिया गया तो हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है, उनका आदेश मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दंड की व्यवस्था भी है। दंड की व्यवस्था क्या है? हानि की संभावना है, एग्ज़ाम नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जिसके पास शक्ति है ना, वो शक्ति को मनवाने की उसके अंदर क्षमता भी है, और उसी क्षमता के कारण वो दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित भी करता है। जैसे मान लीजिए अभी किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन में सरकार ने जो नियम बनाए, क्योंकि सरकार पावर में है, शक्तिशाली है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध के बावजूद भी सरकार अड़ी हुई है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सरकार शक्तिशाली है, उसके पास शक्ति है। और किसान भी सरकार के विरोध के बावजूद वहाँ पर डटे हुए हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसानों के पास भी शक्ति है, ताकत है, जनमत की शक्ति है। तो शक्ति जब होती है तो सामने वाले के विरोध के बावजूद भी वो अपनी इच्छा को मनवा सकता है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शक्ति मानव पर प्रभुत्व करने, प्रभुत्व का मतलब शासन करने, भयभीत करने, उन्हें डराकर तथा नियंत्रित करने, उनको नियंत्रित करने, आज्ञा पालन करवाने, अपनी बात बनवाने, उनकी स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप करने तथा उनके व्यवहार को विशिष्ट दिशा में मोड़ने के लिए बाध्य करने की योग्यता या सत्ता को शक्ति कहते हैं। शक्ति का प्रयोग पुरस्कार, दंड या हानि या लोगों के मनोवृत्तियों या भावों का कार्य साधन बनाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो शक्ति का प्रयोग है वो 3 रूपों में किया जाएगा। पहला, पुरस्कार देकर, यदि पुरस्कार से भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे माँ है, यदि उसका बच्चा अच्छा काम करता है तो अच्छे काम करने के लिए उसे टॉफ़ियाँ दी जाती है, चॉकलेट दी जाती है, तो पुरस्कार है। स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत अच्छा काम करते हैं तो अध्यापकों के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, शाबाशी दी जाती है, तो वो क्या हो गया? वो पुरस्कार हो गया। इसी तरह से जो कोई उद्योग है, उस उद्योग में श्रमिक काम करते हैं और मालिक के द्वारा अच्छा काम करने वाले को आर्थिक बोनस दिया जाता है, तो वो क्या है? वो एक पुरस्कार है। इसी तरह से राजनेताओं द्वारा अपने फॉलोवर्स को, अपने अनुयायियों को विशेष सुविधाएं देना भी एक प्रकार का
प्रोत्साहन है, वो सुविधाएं, जैसे माँ ने बच्चे को टॉफ़ी दी, उसके पास शक्ति थी, उसका प्रयोग किया। एक कंपनी के मालिक ने अपने कंपनी के कर्मचारियों को बोनस दिया, उसके पास शक्ति थी, उसने शक्ति का प्रयोग किया ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पहला पुरस्कार के माध्यम से शक्ति या बल का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे जो प्रयोग करता है, जो शक्तिशाली है, वो अपने इच्छित परिणाम ला सकता है। दूसरा है दंड या हानि। दूसरा प्रयोग ये है कि जो शक्ति संपन्न व्यक्ति है वो दंड या हानि दे के माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जैसे नियम है, कानून है, उन नियम या कानूनों का पालन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दंड का डर है, हमें डर है कि हम यदि उल्लंघन किया तो हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो उस डर के कारण नियमों का पालन किया जाता है। इसी तरह से कोई तानाशाही शासक है, उस शासक के आदेशों के उल्लंघन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यदि उनका उल्लंघन करेंगे तो फिर उसके द्वारा सज़ा दी जाएगी, तो उस सज़ा के डर से भी हम नियमों का पालन करते हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं। ट्रैफिक रूल्स का हम पालन क्यों करते हैं? क्योंकि यदि हमें दंड या हानि की संभावना है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी। बच्चे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, करवाना तो नहीं चाहते, फिर भी बनाने पड़ते हैं, करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यदि ऐसा काम नहीं करेंगे तो मार्क्स कटेंगे, उसे दंड या हानि मिलेगी। एक कर्मचारी है, वो सरकार का या फिर प्राइवेट कर्मचारी है, तो अपनी संस्था का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि यदि विरोध करेगा, सीमा का उल्लंघन करेगा, तो उसे पता है उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। तो दंड या हानि है, उसके माध्यम से भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोगों के मूल्यों, मनोवृत्तियों व भावों का कार्य साधन बनाकर। इसका तात्पर्य क्या होगा? भी एक व्यक्ति है, उसने लोगों की बातों के अनुसार, लोगों के मूल्यों के अनुसार काम करना शुरू किया, उनकी मनोवृत्तियों के अनुसार काम करना शुरू किया, उनकी भावनाओं को समझना शुरू किया, तो लोग उसकी बातों को ज़्यादा मानेंगे, वो ज़्यादा प्रसिद्ध होगा। जैसे मान लीजिए कोई जर्नलिस्ट है, कोई पत्रकार है, वो लोगों की जीवन की हकीकत लिखना शुरू कर दे, बिना किसी दबाव के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करना शुरू कर दे और लोगों की भावनाओं को ही अपना कार्य बना ले, तो वो पत्रकार अधिक प्रसिद्ध होगा। इसी तरह से कोई राजनेता है, वो यदि लोगों को मनोवृत्तियों, भावों के अनुसार कार्य करना शुरू कर दे, लोगों की रुचि और मूल्यों के अनुसार काम करना शुरू कर दे, तो वो अधिक प्रसिद्ध होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो यदि कोई व्यक्ति लोगों के मूल्यों, मनोवृत्तियों व भावों को कार्य साधन बना सकता है, तो वो अधिक शक्तिशाली होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी बात है वो लोग अधिक मानेंगे। और व्यक्ति की शक्तिशाली है या नहीं, कैसे पता लगेगा? भी कितने लोग उसकी बातों को मानते हैं, उसकी बातों को स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई राजनेता है, वो कोई बात कहता है, न तो अधिकारियों के द्वारा बात मानी जाती है और न ही किसी दूसरे लोगों के द्वारा उसकी बात मानी जाती है। इसका मतलब वो शक्तिशाली नहीं है। इसके पश्चात शक्ति, इन तीन जो शक्ति को शारीरिक, भौतिक व प्रतीकात्मक रूप में विभाजित किया गया है। तो शक्ति के पार्सन्स ने 3 प्रकार बताए हैं। वो 3 प्रकार कौन से? शारीरिक शक्ति, भौतिक शक्ति और प्रतीकात्मक शक्ति। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ पावर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर। इसके मुख्य रूप से 2 लक्षण हैं, 2 विशेषताएं हैं। शक्ति संबंध मूलक होती है, रैशनल होती है, सापेक्ष होती है। इसका मतलब इसके अंदर 2 पक्ष होने जरूरी है और दूसरे पक्ष के संबंध में ही शक्ति होती है, शक्ति का औचित्य होता है। मान लीजिए अध्यापक है, अध्यापक की शक्ति कहाँ होगी? स्टूडेंट नहीं है तो वो शक्तिहीन है, यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के संबंध में वो शक्तिशाली है। इसी तरह से जो राजनेता है वो अपने अनुयायियों के संबंध में शक्तिशाली है, जनता के संबंध में वो शक्तिशाली है। तो डॉक्टर है वो शक्तिशाली है उसके पेशेंट्स के संदर्भ में, क्योंकि उसकी सत्ता या शक्ति वहाँ तक है, उसकी सीमा है। और इसी तरह से महाविद्यालय का प्राचार्य है तो वो शक्तिशाली है उस संस्था के कर्मचारियों और विद्यार्थियों के संदर्भ में। यदि कर्मचारी और विद्यार्थी नहीं है तो फिर वो शक्तिशाली नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि शक्ति सदैव 2 या 2 से अधिक कार्यकर्ताओं के बीच क्रियाशील होती है। यदि एक कार्यकर्ता शक्ति रखते हुए भी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता तो वो शक्तिशाली नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था, भी एक नेता है, वो अपने पद पर रहते हुए भी यदि लोगों को नियंत्रित नहीं कर पाता, उनके व्यवहार को या अपनी इच्छा अनुसार शासन नहीं चला पाता, तो फिर वो शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि पूर्व में हमने प्रधानमंत्री, इससे वर्तमान प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री को हमने देखा, उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति या इतना जो कठोरता थी
या अपनी बात को मनवाने का जो दृढ़ निश्चय था उसमें बहुत कमी झलकती थी। उसकी वजह चाहे कुछ भी रही हो, परंतु वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनकी शक्ति हम सभी पहचानते हैं कि जो निर्णय लिया जाता है उसको सिरे चढ़ाया जाता है। ऐसे निर्णय, ऐसी बातें, ऐसे अनसुलझे मामले निपटा दिए गए जो आज तक देश आज़ाद होने के पश्चात किसी ने उनको सुलझाने की हिम्मत तक नहीं की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति संबंध मूलक होती है, दो कार्यकर्ताओं के क्रियाशील होने की स्थिति में होती है। और इसके साथ साथ शक्ति तभी काम करती है जब व्यक्ति खुद इसका प्रयोग करता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, भी एक धनवान व्यक्ति है और एक साहित्यकार है। धनवान व्यक्ति अपने क्षेत्र में परफेक्ट है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, और जो साहित्यकार है, लेखक है, वो अपने क्षेत्र में प्रतिभा का धनी है। अब इन दोनों में हम शक्तिशाली किसे कहेंगे? यदि धनवान व्यक्ति अपनी धन शक्ति के कारण लेखक को या साहित्यकार को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, वो अपनी इच्छा अनुसार लेख लिखवा सकता है उससे, तो धनवान व्यक्ति शक्तिशाली है। परंतु यदि साहित्यकार है वो धनवान व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है और धनवान व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध लेख लिखता है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि साहित्यकार है वो अधिक शक्तिशाली है। तात्पर्य कहने का ये हुआ कि दो पक्ष होने चाहिए शक्ति के लिए, दोनों में संबंध होना चाहिए, और जो व्यक्ति दूसरे को प्रभावित कर सकता है, जितनी अधिक मात्रा में प्रभावित कर सकता है, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। शक्ति स्थिति परक होती है, सिचुएशनल होती है। पावर इज सिचुएशनल होती है। इसका मतलब होता है शक्ति स्थिति परक होती है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति शक्ति का प्रयोग किसी विशेष स्थिति में ही प्रयोग कर सकता है। कॉलेज का महाविद्यालय का प्राचार्य है, वो प्राचार्य प्रांगण के अंदर, महाविद्यालय प्रांगण के अंदर ही वो प्राचार्य अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि उससे बाहर वो अपनी शक्ति का यूज करना चाहे, महाविद्यालय से बाहर अपनी शक्ति का यूज करना चाहे, तो वहाँ पर वो प्रयोग नहीं कर सकता। इसी तरह से मान लीजिए एक राजनेता है, तो वो राजनेता तभी तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वो पावर में है, मंत्री है या नेता है, परंतु जिस दिन वो इलेक्शन हार जाएगा वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। एक डीसी है, उसकी शक्ति अपनी डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है, डिस्ट्रिक्ट के बाहर वो अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक व्यक्ति के पास शक्ति है और उस शक्ति की अधिकार सीमा है, जिस सीमा है उस सीमा में उसका प्रयोग किया जा सकता है, सीमा से बाहर उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे न्यायाधीश है, वो न्यायालय में ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसी तरह से जो व्यक्ति जिस संस्था के प्रधान है, वो केवल अपनी संस्था में ही शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, संस्था से बाहर नहीं। यदि वो रिटायरमेंट हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, फिर उनके पास वो शक्ति नहीं रहती है। तो शक्ति है वो संबंध मूलक होती है, और शक्ति स्थिति और संबंध के साथ साथ स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। इसके पश्चात अन्य विशेषताएं भी है शक्ति की, और उन विशेषताओं को भी हम कर लेते हैं। शक्तियाँ व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है। शक्ति एक ऐसी सत्ता है जो दूसरे के व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार निर्देशित, नियमित और प्रभावित करने की क्षमता रखती है। हानि पहुंचाने की धारणा, शक्ति में हानि पहुंचाने की धारणा सम्मिलित रहती है, क्योंकि शक्तिहीन व्यक्ति को पता है यदि उसने शक्ति नियमों का पालन नहीं किया, शक्तिशाली व्यक्ति के आदेश का पालन नहीं किया, तो उसे इसकी हानि उठानी पड़ सकती है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, किसी फैक्ट्री के कर्मचारी है, यदि उन्होंने फैक्ट्री के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे अपने काम से निकाला जा सकता है, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह से यदि माता पिता ने हमें कुछ कहा और हमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, उनके पारिवारिक नियमों संस्कारों के विरुद्ध काम किया, तो हमें क्या हानि उठानी पड़ सकती है, हम सबको पता है। मानवीय संबंधों का विशिष्ट रूप, शक्ति है वो मानवीय संबंधों का एक विशिष्ट रूप है। इसमें शक्तिशाली और शक्तिहीन व्यक्ति आपस में संबंधित होते हैं, जिसमें शक्तिहीन व्यक्ति है वो शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा निर्देशित और नियमित होता है। शक्ति सापेक्ष होती है, यह एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसमें एक शक्ति संपन्न व्यक्ति होता है, वर्ग पक्ष होता है, तो दूसरा शक्तिहीन पक्ष होता है। जो शक्तिशाली या शक्ति संपन्न पक्ष है उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। विरोधी हितों का अनिवार्य, शक्ति के लिए विरोधी हितों का होना अनिवार्य है। यदि हित समान होंगे तो शक्ति प्रदर्शित नहीं होगी, विरोधी हितों का होना जरूरी है। शक्ति अमूर्त है, शक्ति अमूर्त है, इसे देखा नहीं जा सकता, न इसे छुआ जा सकता है, न इसका कोई आकार है, बल्कि इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। शक्ति को केवल अनुभव करवाया जाता है।
जैसे आपने देखा होगा, कोई राजनेता आता है, कोई नेता आता है, कोई मंत्री आता है, कोई विधायक आता है, तो उससे पहले कितने पुलिस अफसर वहाँ पर पहुँच जाएंगे, कितनी सुरक्षा होगी और कितनी जो उस तक पहुँचने के लिए सुरक्षा घेरा मजबूत होगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, भी शक्ति है वो अनुभव की जा रही है, दिखाई नहीं दे रही, बल्कि वहाँ पर भी ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। वेदता की अवधारणा, शक्ति वेद भी हो सकती है और शक्ति अवेद भी हो सकती है। अवेद शक्ति है वो कम समय तक चलती है, हिंसक होती है, जबकि वेद शक्ति है वो सत्ता या पद के अनुसार हासिल होती है, इसलिए वो शक्ति लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वो कानूनों के अनुसार चलती है। शक्ति सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। यह हमें कुछ कार्य करने के लिए भी कहती है, भी आपको ये काम करना चाहिए, इसलिए इसका स्वरूप सकारात्मक है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कह सकती है भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसका मतलब यह नकारात्मक भी है। जैसे माता पिता हमें कहते भी हैं भी ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। करना चाहिए मतलब सकारात्मक शक्ति और नहीं करना चाहिए मतलब नकारात्मक शक्ति। सत्ता पर आधारित, शक्ति सत्ता पर आधारित है। सत्ता के अभाव में शक्ति का औचित्य नहीं है और सत्ता पद का प्रतीक है। सत्रीकरण पर आधारित, शक्ति सत्रीकरण पर आधारित है। शक्ति के आधार पर समाज में दो वर्ग बने हुए हैं, एक शासक वर्ग और एक शासित वर्ग। शक्तिशाली वर्ग शासक वर्ग कहलाएगा और शक्तिहीन वर्ग है वो शासित वर्ग कहलाएगा। प्रभाव पर निर्भर, शक्ति है वो प्रभाव पर निर्भर है, जितना अधिक प्रभाव उतना अधिक शक्ति या व्यक्ति शक्तिशाली होगा। इलाइट्स थ्योरी ऑफ पावर। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, शक्ति के वितरण संबंधी अभिजन का सिद्धांत। शक्ति के वितरण संबंधी अभिजन का सिद्धांत है, इसमें देखते हैं हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्येक समाज में शक्ति है वो कुछ एक लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, मतलब अल्पसंख्यक लोगों के हाथों में शक्ति केंद्रित होती है। ये अल्पसंख्यक है, जब अल्पसंख्यक के हाथ, कम संख्या वाले लोग अधिक संख्या वाले लोगों पर शासन कैसे कर सकते हैं। जब इस प्रश्न को के आंसर ढूंढने की कोशिश की गई, इन प्रश्न के आंसर ढूंढने के लिए जब खोजें की गई, तो कुछ एक अवधारणाएं निकल कर आई और जो उच्च वर्ग है, जो उसको इलाइट या अभिजन का नाम दिया गया। इस इलाइट या अभिजन है, इसको कई अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे विशिष्ट जन, सम्राट जन, अभिजात वर्ग या श्रेष्ठ जन। और फिर इन अभिजन से संबंधित सिद्धांतों का विकास भी हुआ, परंतु मोटे तौर पर इनका मानना है कि समाज के अंदर दो वर्ग पाए जाते हैं, एक अल्पसंख्यक वर्ग और दूसरा बहुसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक वर्ग वह वर्ग होता है जो अपनी क्षमता के बल पर, अपनी योग्यता के दम पर, जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको नेतृत्व प्रदान करता है और उसके पर शासन करता है। और इसी तरह से दूसरा जन समूह या असंख्य लोगों का समूह होता है जिनके भाग्य में शासित होना ही लिखा होता है। तो दो वर्ग हुए, एक अल्पसंख्यक वर्ग और एक बहुसंख्यक वर्ग। और एक वर्ग शासन करता है और दूसरा वर्ग शासित वर्ग है। और एक वर्ग के पास सुविधा संपन्न है, तो दूसरा वर्ग है वो उन्हीं सुविधाओं के लिए तरसता है। तो इसका मतलब दो वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसी को अभिजन वर्ग, श्रेष्ठ जन या संभ्रांत जन कहा गया है। तो इसमें अभिजन वर्ग की जो अवधारणा है वो पहले तो केवल राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख थी, परंतु वर्तमान समय में आज ये केवल राजनीतिक विज्ञान तक संबंधित नहीं है, क्योंकि आज अभिजन में शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग भी है, पूंजीपति वर्ग भी है, सैनिक अभिजन भी है, शासक वर्ग भी है, बुद्धिजीवी वर्ग भी है, नौकरशाही और प्रबंधक वर्ग भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो शक्ति के असमान वितरण के कारण सामाजिक सत्रीकरण को बढ़ावा मिला। तो इसमें सामाजिक सत्रीकरण के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत विल्फ्रेड पेरेटो का है, जो कि इटली के निवासी थे। विल्फ्रेड पेरेटो ने अध्ययन का, अपने जो अध्ययन है उसका अध्ययन का केंद्र बिंदु अभिजन को बनाया। अभिजन का मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को बनाया। अभिजन वो वर्ग होता है जिनकी संख्या कम होती है परंतु जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। और अभिजन वर्ग को विल्फ्रेड पेरेटो ने दो भागों में बांटा, एक शासक अभिजन और एक गैर शासक अभिजन। शासक अभिजन राजनीति से संबंधित है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, जिनका शासन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान होता है, वो शासक अभिजन कहलाते हैं। दूसरा गैर शासक अभिजन या शासकेतर अभिजन, ये वो अभिजन वर्ग होता है जिनका शासन में भागीदारी जिनकी नहीं होती है, बल्कि सेना में, व्यापारिक क्षेत्र में, या फिर ये व्यावसायिक क्षेत्र में या फिर धार्मिक संगठनों में इनका सर्वोच्च स्थान होता है। और ये व्यक्ति कहलाते हैं, ऐसे जो अल्पसंख्यक जो समूह है ये कहलाते हैं गैर शासक अभिजन।
मतलब शासक अभिजन में तो जो शासन में भाग लेता है, गैर शासक अभिजन में उच्च वर्ग तो है परंतु वो शासन में भाग नहीं लेता है। जैसे बहुत बड़े बड़े धार्मिक नेता हैं, पूंजीपति लोग हैं, सैनिक अधिकारी हैं, वो शासन में तो भाग नहीं लेते, लेकिन वो भी उच्च वर्ग में हैं, उनके पास भी शक्ति है, वो भी दूसरों को निर्देशित और नियमित करते हैं। तो इनको विल्फ्रेड पेरेटो ने गैर शासक अभिजन कहा है। शासक विशिष्ट वर्ग बल प्रयोग या चालकों के द्वारा, ये जो शासक विशिष्ट वर्ग है, अभिजन वर्ग है, ये अपनी ताकत के द्वारा दूसरे लोगों के ऊपर शासन करते हैं। अब पेरेटो ने कहा है तथाकथित उच्च वर्ग आमतौर पर सबसे अधिक मालदार भी होते हैं, मतलब इनके पास हर तरह की सुख सुविधाएं होती है, धन संपदा होती है। ये वर्ग अभिजन या कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विल्फ्रेड पेरेटो ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु अभिजन को बनाया और अभिजन वर्ग को बनाया। अभिजन में उन्होंने अधिक शक्ति संपन्न लोगों को शामिल किया, अल्पसंख्यक होते हैं ये, और इसको दो भागों में बांटा, शासक अभिजन और गैर शासक अभिजन में। इसके पश्चात मोस्का की हम बात करते हैं। तो गिटानो मोस्का का अध्ययन केंद्र है वो अल्पसंख्यक वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग है। इन्होंने कहा है सभी समाजों में, अब तक के सभी समाजों में, उन समाजों से लेकर जिनका अभी तक बहुत कम विकास हुआ है, मतलब जो बहुत पिछड़े हुए हैं और जो अभी तक सभ्यता की पहली किरणों का संस्पर्श भी ठीक से नहीं कर पाए, इसका मतलब उनमें सभ्यता का विकास नाम मात्र का हुआ है, वो समाज भी, बहुत पिछड़े हुए समाज भी, उन समाजों तक जो सबसे अधिक विकसित एवं शक्तिशाली है। और आज के समाज जो सबसे अधिक शक्तिशाली और विकसित हैं, सभी समाजों में केवल दो प्रकार के वर्गों के लोग पाए जाते हैं। एक उस वर्ग के लोग जो शासन करते हैं, तो इन्होंने कहा प्रत्येक समाज में चाहे विकसित हो चाहे अलग विकसित हो, दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग वो है जो लोग शासन करते हैं और दूसरे वर्ग वो है जिन पर शासन किया जाता है। प्रथम वर्ग कौन से? जो दूसरों पर शासन करते हैं वो अल्पसंख्यक में होते हैं, और जिन पर शासन किया जाता है वो बहुसंख्यक में होते हैं। अल्पसंख्यक होने के कारण भी ये बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर शासन करते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो इस नियंत्रण स्थापित करते हैं, जबकि दूसरा बहुसंख्यक वर्ग होते हुए भी प्रथम वर्ग द्वारा कभी वैधानिक तरीके से तो कभी कम या अधिक स्वेच्छाकारी तरीके से निर्देशित और नियंत्रित होता है। अब मोस्का का कहना है कि जो अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक इस कारण पर, अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक पर इस कारण से क्यों शासन कर पाता है, ये संख्या कम होते हुए भी बहुसंख्यक वर्ग पर शासन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अधिक संगठित है, इनमें एकता है। दूसरा, बहुसंख्यक वर्ग प्रत्येक अकेले व्यक्ति के मुकाबले में अल्पसंख्यक वर्ग है उसकी शक्ति अपराज्य हो जाती है, मतलब उसको हरा नहीं सकते, वो इतना प्रभाव उसका होता है। इसके अनुसार सभी प्रकार के शासनों में नियंत्रण अभिजन वर्ग के हाथों में होता है। अभिजन वर्ग हर प्रकार के जो साधन है उस पर उनका नियंत्रण होगा। शासन वर्ग में कोई ना कोई ऐसा गुण तो जरूर होता है जिसके कारण वह सम्मानित व प्रभावशाली बन जाता है। वो गुण चाहे वास्तविक हो चाहे फिर दिखावे का हो, परंतु उसी गुण के कारण शासक वर्ग है उसको, उसकी सत्ता को दूसरे जो शासनहीन वर्ग है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो मोस्का का जो अभिजन का सिद्धांत है, उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग और शासक वर्ग को अभिजन में शामिल किया है और उन्होंने कहा यह वर्ग संगठित होता है, इसी संगठित होने की वजह से यह बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर शासन करता है। इसके पश्चात एच.डी. लासवेल की बात करते हैं। तो एच.डी. लासवेल है वो केवल राजनीतिक, इनके अध्ययन का केंद्र है वो राजनीतिक अभिजन है। इसका तात्पर्य ये हुआ भी एक ऐसा वर्ग है जो राजनीति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जो शासन में भाग लेता है, जिसके पास राजनीतिक सत्ता है और वो एक निश्चित अवधि तक उस सत्ता का प्रयोग करता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और उत्तरदायित्व को निभाता है। निश्चित समय अवधि तक का तात्पर्य ये हुआ कि एक विधायक या मंत्री बन गया तो यदि सरकार 5 साल तक चलती है तो उसकी 5 साल तक वो सत्ता उसके पास रहेगी यदि वो उस पद पर है। तो जब तक वो पद उसके पास है तब तक वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। तो लासवेल क्या कहते हैं, राजनीतिक अभिजन में राजनीतिक निकाय के सत्ताधारियों का समावेशन होता है, मतलब वो लोग जिनके पास सत्ता है उसे राजनीतिक अभिजन में शामिल इन्होंने किया है। सत्ताधारियों में ये नेतृत्व तथा सामाजिक संरचना भी सम्मिलित है जिससे नेताओं का उद्भव होता है तथा जिसके प्रति किसी निश्चित अवधि तक ये उत्तरदायी होते हैं। निश्चित अवधि तक कब तक? जब तक उनके पास राजनीतिक सत्ता है। तो लासवेल ने राजनीतिक अभिजन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। रेमंड एरो
रेमंड एरो का अभिजन का सिद्धांत, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि रेमंड एरो ने माना है कि अभिजन कौन है। इन्होंने विशिष्ट वर्ग किसको, शासक वर्ग को इन्होंने विशिष्ट वर्ग माना है। इसी को इन्होंने अभिजन कहा है और इन्होंने कहा है कि इनकी संख्या कम होती है, अल्पसंख्यक में होते हैं ये। इन्होंने अभिजन वर्ग व अन्य वर्गों के बीच में भी संबंध स्थापित किए हैं तथा बुद्धिजीवी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव की भी विवेचना की है। इसका मतलब इन्होंने कहा केवल शासक वर्ग तो है ही, परंतु इसके साथ साथ जो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर पूंजीपति लोग हैं वो भी इससे संबंधित होते हैं, वो भी शक्ति संपन्न होते हैं, उनका भी प्रभाव होता है। शासक वर्ग की अवधारणा का महत्व इस बात में नहीं है कि इसमें राजनीतिक सत्ता के स्रोतों का विश्लेषण तथा राजनीतिक शासन में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके, जबकि राजनीतिक परिवर्तन की व्याख्या करने में भी शासक अभिजन वर्ग की अवधारणा अधिक सहायक नहीं है। तो इसका मतलब इसके साथ साथ शासक अभिजन की अवधारणा के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग, साहित्यकार या फिर धार्मिक नेता, इनका भी महत्व होता है। तो रेमंड एरो का अभिजन का सिद्धांत है, इन्होंने शासक वर्ग को विशिष्ट वर्ग या अभिजन माना है। इसके साथ साथ में उन्होंने अभिजन वर्ग के साथ साथ अन्य सामाजिक वर्गों के बीच में भी संबंध स्थापित किया है। सीराइट मिल्स का अभिजन, इसका अभिजन वर्ग का जो इनका सिद्धांत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। सीराइट मिल्स ने शासक वर्ग संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना अपनी पुस्तक द पावर एलिट 1939 में किया। मिल्स पैरेटो और मोस्का से भी प्रभावित थे, तो वो दूसरी तरफ मार्क्स से भी बहुत प्रभावित थे। मिल्स ने शासक वर्ग की अवधारणा को एक बोझिल शब्द माना, इसलिए उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, शक्ति अभिजन अवधारणा का प्रयोग किया। तो शक्ति अभिजन अवधारणा के जनक सीराइट मिल्स है। इन्होंने जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग की जगह शक्ति अभिजन का प्रयोग किया है, क्योंकि शासक वर्ग में तो केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा, जबकि शक्ति अभिजन के अंदर राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, सभी प्रकार के शक्ति अभिजनों को इसमें शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा भी है कि वर्ग है वो एक आर्थिक रूप से परिभाषित किया जाता है, जबकि शासक को राजनीतिक शब्द से। शासक वर्ग की अवधारणा से आभास होता है कि एक आर्थिक वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शासन कर रहा है, जो कि सदैव ठीक नहीं है, क्योंकि शासक वर्ग सैनिक अधिकारियों को सम्मिलित नहीं करता है, जबकि सैनिक अधिकारी हैं वो भी आर्थिक निर्धारणवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसके साथ साथ वो भी अभिजन वर्ग में शामिल होते हैं। इसका उदाहरण उन्होंने अमेरिका का दिया। मिल्स ने शक्ति अभिजन की परिभाषा में कहा कि शक्ति साधनों अर्थात आदेश देने वाले पदों पर आसीन व्यक्तियों के रूप में की जाती है। इन्होंने महत्व किसका माना? उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का। इन्होंने कहा कि जो अभिजन है वो उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति है, हालांकि वो ये हो सकता है खुद निर्णय न लेते हों या उनके जो राजनेता है, सत्ताधारी लोग हैं, वो निर्णय लेते हों, लेकिन वो उच्च पदों पर आसीन होने के कारण उस पूरी संस्था को नियंत्रण और प्रबंधन करने का काम उस उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का होता है। इसीलिए इन व्यक्तियों का सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने खुद कहा कि शक्ति अभिजन की रचना उन व्यक्तियों द्वारा होती है जो अपने पदों के कारण सामान्य पुरुषों एवं स्त्रियों के सामान्य पर्यावरण से ऊपर उठ जाते हैं। मतलब अपने उच्च पद के कारण वो अन्य जनमानस से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं डीसी है, एसपी है या और बड़े अधिकारी, सैनिक अधिकारी है, वो आम जनमानस से, उनके पर्यावरण से ऊंचे उठे हुए होते हैं, उनसे उनकी परिस्थिति बहुत ऊपर होती है तथा ऐसे पदों पर आसीन हैं जो प्रमुख परिणामों से संबंधित निर्णय ले सकते हैं, उनके पास निर्णय करने की ताकत होती है। इसीलिए इन्हें शक्ति अभिजन माना है सीराइट मिल्स ने। शक्ति अभिजन वास्तव में निर्णय लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, जितना कि यह तथ्य कि वे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होते हैं। वे आधुनिक समाज में बड़े बड़े संगठनों को भी नियंत्रित करते हैं, सैनिक संगठनों को भी दिशा प्रदान करते हैं। इसीलिए सामाजिक संरचना में शक्ति अभिजनों का महत्वपूर्ण स्थान है। और सीराइट मिल्स ने कहा है, शक्ति अभिजन पूर्णतः पृथक शासक नहीं है। सलाहदाता, प्रवक्ता तथा नीति निर्माणकर्ता उनके उच्च विचारों तथा निर्णयों के आधार पर हैं। अभिजनों के मध्य स्तर के व्यावसायिक, राजनीतिक तथा जिनमें कांग्रेस, प्रभावक समूहों
कस्बे, नगर क्षेत्र के उच्च वर्ग के व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तो सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन पर अपना फोकस किया। उन्होंने अपनी पुस्तक द पावर एलिट में अपनी शक्ति अभिजन का सिद्धांत दिया, अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को उन्होंने शक्ति अभिजन माना है। आगे हम बढ़ते हैं, चेंजिंग फिनोमिना ऑफ पावर। वर्तमान समय में जो भारत में शक्ति एवं सामाजिक सत्रीकरण का वो स्वरूप बदल रहा है, वो कैसे बदल रहा है। तो इस सामाजिक संस्तरण या सामाजिक सत्रीकरण में आंद्रे बिताई, कैथलीन गफ और श्रीनिवासन के अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके परिवर्तन को जानने के लिए। आंद्रे बिताई ने तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम, तो कैथलीन गफ का कुंबापटी गांव, तमिलनाडु के तंजौर जिले का एक कुंबापटी गांव का अध्ययन, तो वहीं पर श्रीनिवासन का रामपुर गांव का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इन अध्ययनों में उन्होंने बताया कि जो वर्तमान समय में भारत में शक्ति एवं सामाजिक सत्रीकरण में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जाति, वर्ग एवं शक्ति शब्दों का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक असमानताओं अर्थात सामाजिक सत्रीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। मतलब सामाजिक सत्रीकरण है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? जाति, वर्ग एवं शक्ति के आधार पर सामाजिक सत्रीकरण का निर्धारण किया जाता रहा। आंद्रे बिताई ने बताया कि ये तीनों अवधारणाएं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, इन तीनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। परंतु जब उन्होंने इन गाँवों का अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि ये तीनों अवधारणाएं धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होती जा रही है। तो इसी आधार पर उन्होंने सबसे पहले जाति एवं वर्ग संस्तरण में परिवर्तन को बताया। जाति एवं वर्ग संस्तरण में के साथ ही साथ गांव की शक्ति संरचना में भी परिवर्तन हुए हैं। वर्ग संरचना में परिवर्तन कम हुए हैं, जबकि शक्ति संरचना में परिवर्तन अधिक हुए हैं। परिवर्तन की गति तेज रही है। पहले जो परंपरागत अभिजन थे, उनके हाथों से जो शक्ति है वो धीरे धीरे छीनकर नवीन नेताओं के हाथों में आ रही है। इस प्रकार से जाति, वर्ग और शक्ति है, वो तीनों संरचनाएं जिनको परंपरागत समय में अलग अलग नहीं माना जाता था, अब वो धीरे धीरे तीनों एक दूसरे से अलग हो रही है। ब्राह्मण, भूस्वामी आज स्वयं एक अभिजात वर्ग में शामिल हो गए हैं। वर्ग की अपेक्षा जातीय आधार पर संघर्ष अधिक देखे जा सकते हैं। अब तमिलनाडु तथा श्रीपुरम में शक्ति ब्राह्मणों से गैर ब्राह्मणों, जो शक्ति है उसका स्थानांतरण हुआ है। पहले जो ब्राह्मणों के हाथ में थी, अब वो गैर ब्राह्मणों के हाथ में आई है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जाति, वर्ग और शक्ति की संरचना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। तीनों एक दूसरे से अलग अलग हुए हैं, जबकि पहले ये तीनों कौन कौन, जाति, वर्ग और संरचना एक दूसरे से संबंधित थे, एक दूसरे से अलग अलग नहीं थे। परंतु वर्तमान समय में ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे हैं। तो वहीं पर कैथलीन गफ ने भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में तमिलनाडु के जिले के तंजौर के कुंबापटी गांव का अध्ययन किया और उनका कहना है कि तंजौर गांव की सामाजिक संरचना, जो कि परंपरागत रूप से एक बंद व स्थायी संरचना थी, उस पर संरचना में धीरे धीरे परिवर्तन आया और वो संरचना खुली व्यवस्था बनती जा रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है वहाँ पर, तथा आर्थिक वर्गों तथा विभिन्न जातियों में प्रतियोगिताएं बढ़ गई है। इसका तात्पर्य ये हुआ भी पहले जाति पर आधारित एक बंद व्यवस्था थी। ये कैथलीन गफ ने कहा था तमिलनाडु के तंजौर जिले के कुंबापटी गांव का अध्ययन करने के पश्चात। परंतु अब जाति की जगह पर पूंजीवादी व्यवस्था बढ़ी है, खुली व्यवस्था बढ़ी है। ब्राह्मणों के प्रशासनिक अधिकारों में परिवर्तन, ब्राह्मणों के प्रशासनिक अधिकारों में परिवर्तन हुए हैं। इसका कारण क्या है कि पहले जो ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण थे या द्रविड़ लोग थे, उनसे संबंधित मामलों का जो निपटारा है वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। मतलब पंचायतें ब्राह्मणों की होती थी और ब्राह्मणों के द्वारा गैर ब्राह्मण और द्रविड़ लोगों के मामलों से संबंधित पंचायत के फैसले किए जाते थे और उनके निर्णय अनुलंघनीय होते थे। ब्राह्मणों के द्वारा दिए गए निर्णय को टाला नहीं जा सकता था, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। इसका मतलब ब्राह्मणों के पास गाँव में शांति भंग करने वाले या फिर झगड़ों को निपटाने की पूर्ण शक्ति थी और वे अपनी शक्ति के प्रयोग के आधार पर ही इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को आर्थिक जुर्माना भी लगा सकते थे या फिर पिटाई भी कर सकते थे। इसलिए उनके पास दंड देने का अधिकार भी था। परंतु जब बाहर के लोग यहाँ पर आए, नडारों व कोनानों ने ब्राह्मणों की शक्ति को चुनौती दी। उन्होंने अपना प्रशासनिक कार्य खुद करना शुरू कर दिया और पंचायतें मंदिरों में होने की बजाय मंदिरों से बाहर गलियों में होने लगी। इसके साथ साथ एक कोनन परिवार ने एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण का नेतृत्व प्राप्त कर लिया। शिक्षा के विस्तार के कारण ब्राह्मणों की निर्णायक शक्ति तथा सत्ता कमज़ोर होती जा रही है।
मध्य वर्ग के व्यापारियों द्वारा जमीन खरीदने तथा नगरीय श्रम ने भी ब्राह्मणों की शक्ति व सत्ता को चुनौती दी और उसे कमज़ोर बनाया है। ब्राह्मणों की शक्ति कम होने के लिए स्वयं ब्राह्मण भी जिम्मेवार है, क्योंकि ब्राह्मणों ने भी अपनी परंपरा से हटकर अपने आदर्शों और नियमों को उन्होंने छोड़ा है। तो इसका मतलब पहला जाति और वर्ग संरचना में परिवर्तन आया, दूसरा ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन आया। ब्राह्मणों की जो पहले सत्ता थी, जो शक्ति थी, जो निर्णय की शक्ति होती थी, जो फैसले करवाने की शक्ति होती थी, वो शक्ति नहीं रही। प्रभु जाति का उदय। एम.एन. श्रीनिवासन ने मैसूर के रामपुर गांव की अध्ययन की, वहां की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का विकास किया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है? उन्होंने बताया कि भारत में विभिन्न भागों में देहाती जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रभु सत्ता संपन्न है। अब आज यह अवधारणा भारतीय शक्ति को समझने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद व्यवस्था बनी हुई है। एम.एन. श्रीनिवासन के अनुसार किसी भी जाति को प्रभु जाति तभी कहा जा सकता है जबकि उस जाति के सदस्यों की संख्या अन्य जातियों के मामले में अधिक हो। प्रभु जाति का मतलब क्या हुआ? हम गाँव के अंदर देखते हैं, गाँव में एक जाति ऐसी होती है जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है और उसके पास राजनीतिक शक्ति भी ज़्यादा होती है, उसके पास आर्थिक शक्ति भी ज़्यादा होती है, उसके पास ज़मीन जायदाद भी ज़्यादा होती है और गांव के अंदर निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति भी उसके पास अधिक होती है और अधिक संख्या बल के कारण गांव में सरपंच भी उन्हीं के बनते हैं। तो इसका मतलब ऐसी जाति को हम क्या कहेंगे? प्रभु जाति कहेंगे। एम.एन. श्रीनिवासन ने यहाँ तक कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जातियों के पास आर्थिक राजनीतिक अधिकार और शक्तियाँ है ही नहीं, दूसरी जातियों के पास भी है, लेकिन ये प्रभु जाति है, इसके पास सबसे ज़्यादा है, इसके पास संख्या बल भी सबसे ज़्यादा है। तो इन्होंने कहा है कि प्रभु सत्ता संपन्न जाति होने के लिए उसका उपलब्ध भूमि कृषि योग्य भूमि में से बड़े अंश पर स्वामी। तो इसका मतलब कृषि योग्य भूमि उसके पास ज़्यादा होगी, उसकी सदस्य संख्या अधिक होगी और उसे जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें सबसे उच्च स्थान प्राप्त होना अनिवार्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रभु जाति के लिए अधिक जनसंख्या, धार्मिक और सामाजिक उच्च स्थिति, आर्थिक उच्च स्थिति व राजनीतिक सत्ता का होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ प्रभु जाति की अन्य विशेषताओं का भी वर्णन किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेट कास्ट, उनमें सदस्यों की संख्या अधिक, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। प्रभु जाति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंदर सदस्यों की संख्या अन्य जातियों के मुकाबले में अधिक होती है। यह एक देहाती या ग्रामीण विषय, प्रभु जाति की अवधारणा देहाती या ग्रामीण समाज की एक विशेषता है। गांव में जिस जाति की संख्या अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, वो प्रभु जाति कहलाती है। उच्च आर्थिक स्थिति, प्रभु जाति के लिए उसके पास जो आय के स्रोत है, जो इनकम स्रोत है, कृषि योग्य भूमि है, वो अधिक होती है और परिणाम स्वरूप उसकी आर्थिक स्थिति भी अन्य जातियों के मुकाबले में उच्च होती है। राजनीतिक शक्ति अधिक संख्या बल के कारण, आर्थिक शक्ति उच्च होने के कारण गांव के अंदर या उस प्रभु जाति के पास राजनीतिक शक्ति भी अन्य जो जातियाँ उनके मुकाबले में अधिक होती है। उच्च धार्मिक स्थिति, प्रभु जाति की धार्मिक स्थिति है वो भी सर्वोच्च होती है। पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन, उच्च जो प्रभु जाति है वो पश्चिमी शिक्षा से परिपूर्ण होती है। इसका तात्पर्य वो पश्चिमी शिक्षा या अपने बच्चों को अधिक आर्थिक और राजनीतिक सुविधाओं के कारण अच्छे शिक्षण संस्थानों में भेजते हैं और वहाँ पर पश्चिमी शिक्षा को वो अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं। आधुनिक व्यवसाय, जो प्रभु जाति है वो परंपरागत व्यवसाय नहीं करते हैं, परंपरागत या वंशानुगत व्यवसाय की बजाय आधुनिक और अधिक आमदनी वाले व्यवसायों में वो संलिप्त है। शारीरिक शक्ति, उसके पास आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक शक्ति होने के पास साथ साथ अधिक संख्या बल होने के कारण शारीरिक शक्ति भी उनके पास अधिक होती है। तो ये प्रभु जाति की विशेषताएं थी। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डालेंगे कि प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है। अब सेल्फ असेसमेंट सेशन में हम चलते हैं। शक्ति से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन, शक्ति के लक्षण बताएं, शक्ति के प्रकार बताएं, अभिजन वर्ग किसे कहते हैं, प्रभु जाति क्या है, प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है, आंद्रे बिताई ने किस गाँव का अध्ययन किया, ई कैथरीन गफ ने किस गाँव का अध्ययन किया, एम.एन. श्रीनिवासन ने किस गाँव का अध्ययन किया। इनमें से किसी एक का नाम लेकर भी पूछा जा सकता है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। द पावर एलियट, यहाँ तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके पश्चात क्वेश्चन आ सकता है शक्ति क्या है, शक्ति के लक्षणों को बताएं। 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है शक्ति क्या है, शक्ति के सामाजिक सत्रीकरण में शक्ति की भूमिका को बताएं। या शक्ति क्या है, सामाजिक सत्रीकरण में शक्ति के बदलते स्वरूपों को समझाएं। या प्रभु जाति पर एक निबंध लिखें। या प्रभु जाति किसे कहते हैं, प्रभु जाति की विशेषताओं का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।